बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने 13.3 कंप्लीट कर ली थी। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों 13.4। 13.4 के अंदर सबसे पहला टॉपिक है बच्चों बेसिक कंसेप्ट वाइज अपने चलेंगे बुक के साथ, अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। 13.3 के जस्ट बाद बच्चों टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है। टॉपिक है बच्चों हमारे पास रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यादृच्छिक चर तथा उसका प्रायिकता बंटन। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर। रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर। रैंडम वेरिएबल देखो बच्चों क्या होता है, एग्जांपल से सीखेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला है, एक सिक्के को 2 बार उछाला है, ठीक है। तो बच्चों सैंपल स्पेस जो बनेगा सैद्धांतिक समष्टि हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो यहां से मैं तुमसे कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकता हूं, ध्यान से सुनो। मेरा पहला प्रश्न है ऐसे इवेंट्स की जिसके अंदर क्या हो, चितों की संख्या हो, चितों की संख्या, चितों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो तुम कहोगे कि सर नंबर ऑफ हेड्स इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं, 2 या कितने आ सकते हैं बच्चों 1 या कितने आ सकते हैं 0। सही बात है। नंबर ऑफ हेड जब 2 होंगे, 2 हेड कब है, ये रहा इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। जब 1 हेड हो तो ये दोनों है, एक एक हेड है, 3 हेड नहीं आ सकते, 4 हेड। एग्जैक्ट के बारे में बात हो रही है, एग्जैक्ट 2/4 और 0 हेड वाले ये वाला 1/4। ये जो एक सैंपल स्पेस है, एक ही सैंपल स्पेस है, एक सिक्के को 2 बार उछाला है। यहां से मैंने अपनी मर्जी से एक प्रश्न बना लिया। क्या तुम अपनी मर्जी से और कोई प्रश्न बना सकते हो? x2 जैसे चितों की संख्या है वैसे पटों की संख्या हो सकती है, पटों की संख्या, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। सेम वही 2 1 0, ठीक है। सेम वही प्रोसेस चलेगा। 2 टेल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टेल इसमें है, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर 1 टेल के बारे में बात करें तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो बच्चे 2/4 हो जाएगा। और 0 टेल हेड हेड वाला तो ये 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही यहां से अपने और क्या पूछ सकते हैं बच्चों अपनी मर्जी से। तथ्यतः 2 चित, एग्जैक्ट 2 हेड, एग्जैक्ट 2 हेड है क्या, एग्जैक्ट 2 हेड वाला इसके अंदर है ना, हेड हेड जो है एग्जैक्ट 2 हेड है। x4 तथ्यतः 2 पट, एग्जैक्ट 2 टेल्स। तो बच्चों ये एक ही सैंपल स्पेस है, यहां से मैं कितने प्रकार के प्रश्न बना सकता हूं, जितने मर्जी बना सकता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये जो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं ना, जो प्रश्न बना रहा हूं, इन्हें कहा जाता है यादृच्छिक चर है। ये सारे के सारे क्या, x1 x2 x3 x4, अपनी मर्जी से जो प्रश्न बना रहे हैं हम, एक ही सैंपल स्पेस से, इसी सैंपल स्पेस से पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन। इसी सैंपल स्पेस के लिए x1 x2 x3 x4 ये क्या है बच्चों, सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स है। क्या है, यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। और अगर हम इनकी प्रायिकता भी बता दें, ये प्रायिकता बता दी ना हमने, इसकी इसकी इसकी, चितों की संख्या 2 आएगी जब प्रायिकता होगी 1/4, 1 आएगा तब होगी 2/4, 0 आएंगे तब होगे 1/4। तो ये जब हमने इस इवेंट के लिए ये सारी प्रोबेबिलिटी बता दी,
इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे कहा जाता है बच्चों प्रायिकता बंटन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कहा जाता है बच्चों इसे क्या? प्रायिकता बंटन। यानी कि इसकी प्रायिकता को बांट दिया हमने, सभी को अलग अलग जिसकी जितनी प्रायिकता थी वो बांट दी। ठीक है, हमेशा याद रखना किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बंटन की सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है? एक ही रहेगा हमेशा। ये बात याद रखना। ये बात अपने बचपन से वैसे पढ़ते भी आ रहे हैं, 9th 8th क्लास से भी यही बात है कि सभी का टोटल कितना आता है बच्चों? एक आता है। तो तुम समझे, एक ही सैंपल स्पेस से जब भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रश्नों को हम क्या कहते हैं बच्चों? यादृच्छिक चर कहते हैं। कंडीशन क्या है? वो उसी सैंपल स्पेस से पूछा जाना चाहिए। जैसे इस सैंपल स्पेस से मैं ऐसे नहीं पूछ सकता कि 6 आने की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी वो 0 है, लेकिन तुम पूछ नहीं सकते ये इवेंट, क्योंकि 6 इसके अंदर हो ही नहीं रहा, इससे रिलेट ही नहीं करता। 6 को रिलेट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाइस को थ्रो करना पड़ेगा। एक डाइस को एक बार उछाला, 1 2 3 4 5 6, एक पासे को एक बार फेंक उछाला तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, एक बार फेंकते हैं पासे को तो 1 2 3 4 5 6 आता है। तो यहां से अपनी तरफ से कितने प्रश्न पूछ सकते हो? देखो 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता बता सकते हो, 5 आने की प्रायिकता, 4 आने की, 3 आने की, सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की। ठीक है, 2 से कम संख्या आने की, 2 से ज्यादा संख्या आने की, जितने मर्जी अपने बता सकते हैं। अभाज्य संख्या आने की, ठीक है, जितने मर्जी बता सकते हैं। तो बच्चों ये जो अपनी मर्जी से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को क्या कहते हैं हम? यादृच्छिक चर। क्या कहते हैं? यादृच्छिक चर कहा जाता है। यदि हम इनकी प्रायिकता भी बता दें तो उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। बात समझ आ गई? अब बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उसके हेल्प से अपने सारा कुछ समझ जाएंगे कि प्रायिकता बंटन भी लिखा कैसे जाता है। यही क्वेश्चन करेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला है, सॉरी हाँ, एक सिक्के को 2 बार उछाला है, चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन लिखो। प्रायिकता बंटन लिखिए। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे। क्या क्या हो सकता है? एक्स हमने क्या मान लिया? लेट एक्स इज रैंडम वेरिएबल which denote the number of heads। माना x यादृच्छिक चर है जो चितों की संख्या को दर्शाता है। अगली बात समझ? तो x क्या क्या हो सकता है बच्चों? 2 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। हमेशा वही बताने हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं, जो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि तुम 4 भी लिख दो, 5 भी लिख दो, 6 भी लिख दो। क्या सर उसकी प्रायिकता तो 0 है तो 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखना, वही लिखना है जो यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा नहीं लिखना। तो बच्चों अगर अपने बात करें इसका प्रायिकता बंटन का बॉक्स बना रहे हैं, अब ध्यान से देखना। ये इसे बोला जाता है 0 का मतलब है बच्चे जब एक बार भी नहीं आएगी, एक बार भी हेड ना आए, उससे कहते हैं 0 हेड। जैसे ये वाला 0 है ना, यहाँ पे 0 हेड है।
एक बार भी नहीं है ना, यहाँ पे हेड नहीं है ना, तो इसको जीरो हेड बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो 2 बार, 1 बार और 0। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को PI से लिखा जाता है, PI। यहाँ पे I का मतलब है बच्चों क्या, 1 2 3, ये पहला इवेंट है X1, ये दूसरा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है। आगे बात समझ। तो PI जब 2 बार हेड आएगा, जब दोनों बार हेड हो, दोनों बार, तो एक ही इवेंट है, तो मैं इसके अंदर बच्चों वो इवेंट लिख भी सकता हूँ HH, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। जब एक बार हेड आए, एक बार हेड इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हेड टेल, टेल हेड वाला हो गया, तो ये 2/4 हो गया। ठीक है, और ये 0 वाला है तो 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात देखो, समीशन PI जो है वो हमेशा 1 आएगा। समीशन PI यानी प्रायिकताओं का योग कितना है बच्चों, ये 4/4, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने बात करते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है माध्य। क्या है माध्य? मीन, प्रत्याशा बोला जाता है, इसे माध्य बोला जाता है, मीन बोला जाता है, प्रत्याशा बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है बच्चों x बार बराबर समीशन PI XI, समीशन PI XI। ठीक है, अपनी बुक में भी है, पढ़ो। रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन जो बुक में दे रखी है बच्चों वो पढ़ लेना। ये दे रखा है ना, जैसे परिभाषा 5 है जो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स, फिर ये लिख के दे दिया सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों मीन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मीन की डेफिनेशन लिख दी उसने, डेफिनेशन 6 जो दे रखी है, अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ा करो हमेशा। आगे बात समझ। डेफिनेशन 6 दे रखी है ना, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, माना x को यादृच्छिक चर है, उस पॉसिबल वैल्यूज आर x1 x2 x3 डैश डैश xn। तो देखो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू थी ना, ये देखो 2 1 0। ठीक है, अकर विद प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 Pn, ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, देखो P1 P2 P3। ठीक है, और वो कह रहा है फिर इसका फॉर्मूला क्या हो गया, PI XI, समीशन PI XI हो गया ना। इसको हम EX से डिनोट करते हैं, किससे? EX से भी डिनोट किया जाता है, और किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ये सिंबल याद रखना, सारे के सारे सिंबल्स जितने भी हैं, क्या लिखा जाता है बच्चों? म्यू से भी डिनोट किया जाता है। इसे एक्सपेक्टेशंस भी बोला जाता है, एक्सपेक्टेशंस। आई इक्वल बच्चे 1 2 3 रैंक है ये, जैसे रोल नंबर होता है ना, जैसे इसका रोल नंबर क्या है? पहला है ये P1 है, इसका रोल नंबर दूसरा है P2 है, ये क्या है? P3 है। आगे बात समझ। तो बच्चों मीन निकालना बिल्कुल आसान है, इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ना है बस। देखो PI XI 1/4 इंटू 2 प्लस 2/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 0, तो ये आ गया बच्चों 1/2, ये आ गया 2/4, ये 0 हो गया, तो 1/2 प्लस में 1/2, ये क्या आ गया बच्चों? 1। ये बाई चांस 1 आया है, जरूरी नहीं कि हर बार 1 आए। ठीक है, ये बाई चांस क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। ये माध्य आया है इस रैंडम वेरिएबल की 2/4 1/2 बाद में लिख दिया ना, प्लस 0 है, 1/2 1/2 1 आ गया। समझ गए बात को? तो ये हमने बच्चों 2 टॉपिक कर लिए, एक तो किया रैंडम वेरिएबल और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन क्या होता है, अगर उसके साथ उसकी प्रायिकता भी लिख दी जाए। और फिर हो गया बच्चों अपने ये माध्य, यही फॉर्मूला, इसका EX से भी डिनोट करते हैं, x बार से भी, और समीशन PI XI से भी, म्यू से भी डिनोट किया जाता है इसे। PI और XI ये जो इधर फाइंड किया ये है, फॉर्मूले के हिसाब से किया। ये PI है, ये रहा PI, फिर ये XI है। ये समीशन है ना, ये समीशन का मतलब जोड़ना होता है। 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, समीशन FI XI, वो जोड़ नहीं देते थे उनको, ये वही है, इसे नोट करो। हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया, एक पढ़ लिया बच्चों अपनों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक पढ़ लिया हम लोगों ने मीन यानी माध्य। ठीक है, अब बच्चों अपने पढ़ते हैं वेरिएंस।
हेडिंग डालो वेरिएंस अर्थात प्रसरण। प्रसरण जो बच्चों टॉपिक है, आप बस उसका फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि प्रसरण टॉपिक जो है 11वीं क्लास का है, ठीक है, और ज्यादा डीप में समझाऊंगा नहीं क्योंकि फिर ये टॉपिक पीछे रह जाएगा। आप बस इसका फॉर्मूला याद रख लो, सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस है, प्रसरण बोला जाता है इसे, प्रसरण या वेरिएंस बोला जाता है। इसके बाद होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में, इसे बोला जाता है हिंदी में मानक विचलन। क्या बोला जाता है? मानक विचलन। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये जो वेरिएंस होता है इसका ही नेक्स्ट पार्ट होता है, बस स्क्वायर हटा के इसको रूट में लगा दिया जाता है ऐसे। यानी सिर्फ सिग्मा को अपने क्या कहेंगे बच्चों? मानक विचलन कह देंगे। समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। आपके सारे क्वेश्चंस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है वेरिएंस के और स्टैंडर्ड डेविएशन के, प्रसरण के और मानक विचलन के, इन दो फॉर्मूला से हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी फॉर्मूला हो तो आप उसको पढ़ लो, समझ लो, लेकिन इन दोनों को पक्का दिमाग में बसा लो, बस इन दोनों से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे बात समझ? तो बच्चों इसके साथ साथ एक बर्नौली थ्योरम भी पढ़ लो। चलो, वैसे तो 13.5 में है, लेकिन 13.4 के भी क्वेश्चन मैं बर्नौली से ही करा दूंगा, जल्दी हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। हेडिंग डालो बर्नौली थ्योरम। देखो बच्चों, बर्नौली थ्योरम क्या होती है और कब अप्लाई की जाती है, ध्यान से समझो इस बात को। बर्नौली थ्योरम कहती है कि आपको कोई भी घटना है उसके बारे में दो बात ही पता होनी चाहिए, कि एक वो घटना हो रही है और एक वो घटना नहीं हो रही है, बस दो बात ही पता होनी चाहिए। जो घटना हो रही है या जिस घटना के बारे में बात की जा रही है उसको कहा जाता है सफलता। क्या कहा जाता है? सफलता। और जिस घटना उसकी जस्ट जो ऑपोजिट होती है उसे कहा जाता है असफलता। जिस घटना के बारे में बात हो रही है, जिस घटना के बारे में पूछा जा रहा है, जिस घटना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे कहा जाता है सक्सेस यानी सफलता। और उसके जस्ट जो ऑपोजिट होगी उसे क्या कहेंगे? असफलता। ये बात तुमको बिल्कुल समझ नहीं आई, ठीक है, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि अभी इसमें वर्ड यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखो बच्चों कैसे कहता है बर्नौली। बर्नौली कहता है, एग्जाम्पल से समझो। बर्नौली कहता है कि यदि एक पासे को 5 बार आपने फेंका है, पासे को 5 बार फेंका है, a dice thrown 5 times, a dice थ्रोन 5 टाइम्स। तो बच्चों अगर अपने इसके इवेंट लिखने बैठ गए तो इसके इवेंट होंगे, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है 6 की पावर 1 6, 2 बार फेंका जाता है 6 की पावर 2 36, 3 बार फेंका जाता है 6 की पावर 3 216, ऐसे ही 6 की पावर 5 बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। बर्नौली कहता है कि आपको जो चाहिए ना उस पर बात बताओ, पहले वो क्वेश्चन पूछो कि आपने जो चीज जितनी मर्जी बार फेंकी है, 5 बार फेंकी है, 10 बार फेंकी है, 50 बार फेंकी है, डजंट मैटर, आपका क्वेश्चन क्या है पहले तो ये बताओ। तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, अगर एक डाइस को 5 बार फेंका जाए तो 3 बार 6 आने की प्रायिकता बताओ। 3 बार क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इस बात को समझो, एक डाइस को 5 बार फेंकेंगे तो हमारा छोटे से छोटा अगर बात करें इवेंट क्या बनेगा? ये बनेगा 1 1 1 1। समझे बात को कि जब सभी पे क्या आ जाए? 1 1 1 आ जाए। और सबसे बड़ा क्या बन सकता है? 6 6 6 6 6। तो बच्चों वो कह रहा है कि 3 बार 6 आना चाहिए। 3 बार 6 का मतलब ये होता है बच्चे 6 6 6 1 1, ऐसे ही ये 3 बार 6 आना चाहिए। ये 6 आगे पीछे होता रहेगा, यहाँ पे 1 1 की जगह 2 3 आएगा, 4 5 आएगा, 6 7 आएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, 3 4 2 3 5 6, ये आपस में बहुत बार होंगे। तो वो कह रहा है ऐसे कितने आउटकम बनेंगे? तो अगर अपने 6 की पावर 5 इवेंट लिखे और सभी को काउंट करें तब तक तो ये अपनी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, तुम्हारे भी आके सफेद हो जाएगी, ठीक है क्या? और तब भी पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बर्नौली ने क्या कहा
कि आपको जो चाहिए ना, हमें सिर्फ 6 चाहिए, तो आपको सिंगल इवेंट से कंपेयर करना है। सिंगल इवेंट से आप जब डाइस को एक बार ही फेंका जाता है ना, उस पर विचार करो। डाइस को जब एक बार फेंका जाता है तो बच्चों हमारे पास परिणाम ये आएंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आपको 6 चाहिए ना, 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी को आप सफलता लेके चलो, सॉरी 1/6 प्रायिकता होगी, तो हमारी सफलता क्या है, P बराबर 1/6, और Q बराबर क्या है बच्चों हमारे पास, जब 6 नहीं आया तो वो आ जाएगी 1 - 1/6 यानी 5/6। ठीक है, तो वो कहता है अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आपको ये फॉर्मूला निकालना है, NCR P की पावर R Q की पावर N - R। ये फॉर्मूला आपके पास। यहाँ पर N क्या है, N है नंबर ऑफ थ्रोन या नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ थ्रोन या नंबर ऑफ टॉसेस, यानी आपने कोई चीज कितनी बार फेंकी या उछाली है, उछालों की संख्या। R है बच्चों कि आपको कितनी बार चाहिए, रिक्वायर्ड इवेंट, आवश्यक संख्या या आवश्यक घटना। ठीक है, तो बच्चों बाकी तो तुमने देख लिया। इसके अंदर P है 1/6 और Q क्या है 5/6, बस इसके अंदर मान रखना है। N कितना है बच्चों, कितनी बार उछाला है, 5 बार उछाला है, ये देखो 5 बार उछाला है। N कितना है 5, या ये देखो 5 बार उछाला है, यानी 5C चाहिए कितनी बार, R कितना है 3 बार चाहिए, तो 5C 3। P कितना है बच्चों 1/6, पावर कितनी आ गई 3, और फिर क्या है Q क्या है 5/6, पावर कितनी आ गई बच्चों 5 - 3। कैलकुलेशन, क्या आपको NCR सोल्व करना आता है? NCR आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये होता है N का फैक्टोरियल R का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, यानी 5 - 3 यानी 2 का फैक्टोरियल। 1/6 की क्यूब 6 × 6 × 6, 5/6 की पावर 2 आई है, तो 5 × 5 6 × 6, एक बार लिखा है वैसे ही। ठीक है, फैक्टोरियल 5 होता है बच्चों, 5 4 3 2 1, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन लिख रहा हूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आएगी तो डायरेक्ट करूंगा, एक बार एक्सप्लेन करके तुमको समझा रहा हूं। फैक्टोरियल होता है बच्चे, जैसे फैक्टोरियल 1 क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 × 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 क्या होता है बच्चों 3 × 2 × 1 यानी 6, फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। तो इस तरीके से बच्चों रिस्पेक्टिवली चलते रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों 3 का फैक्टोरियल 3 × 2, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, और ये 216 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये लिख दिया 36 और ये लिख दिया बच्चे 25। अब कटिंग करनी है, ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, ये रहा 3 दूनी 6। ठीक है, ये बच्चे 2 से 4 कट गया 2 पे, 2 से 216 काट दिया 108 पे। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा कैंसिल, तो ये आ गया 25 5 125, कितना आ गया 25 5 125। 36 को 108 से कर लेते हैं तो कितना हो गया 36 36 1296, 1296 तीये कितने हो गए 1296 तीये 13 तीये 39, 4 तीये 12 3900, यानी ये आ गया 3888। कितना है तो 25 बटे में 3888 आया है। अब ये सही है, इसकी पहली निशानी तो यही है कि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। प्रायिकता में हमेशा ऐसे ही होता है कि ऊपर वाला हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो बच्चों तुम क्या समझे कि तुम्हें जब उछालों की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाए तो उस कंडीशन में हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेकिन कब, ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कब लगती है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम तभी लगती है जब उसके अंदर जो बात पूछी है उसको अपने दो तरीके से ही मेजर कर सके, एक तो सफलता के बारे में, एक असफलता के बारे में। आगे बात समझ, जैसे एक सिक्के को 50 बार उछाला, कितने परिणाम आएंगे 2 की पावर 50 आएंगे। लिखने लगे फिर तो रह गए। ठीक है,
एक सिक्के को 50 बार उछालने पर, कर लेते अपने ये क्वेश्चन, देखो सर ये दिख रहा है नहीं ये तो सर ये समझाना है सर। देखो बच्चों क्वेश्चन है, एक सिक्के को 50 बार उछालने पर 5 बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। If a coin tossed 50 times, then find the probability of getting 5 heads. 5 बार हेड आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक सिक्के को अगर 50 बार उछाला जाए तो पहला इवेंट अपने क्या कह सकते हैं, ये आ सकता है ना एच 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 50 बार, ऐसे 50 बार एच 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 चले, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए कि बस 5 बार ही उसके अंदर हेड 5 बार होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने इवेंट आएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं उछाला कितनी बार है, 50 बार उछाला है, चाहिए कितनी बार, सिर्फ 5 बार चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इवेंट क्या होता है, हेड और टेल होता है। सिंगल इवेंट क्या होता है, सिर्फ हेड और टेल होता है। तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, यानी पी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। और क्यू क्या आएगा बच्चों, क्यू भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। पी हमें हेड चाहिए ना, हेड जो चाहिए उसके बारे में जो बात होगी वो पी होगी, वो सफलता होगी। पी क्या है हमारे पास 1/2, किसके बारे में पूछा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड हमारी सफलता है। और क्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी 1/2 हो जाएगी, 1 - 1/2 1/2। अब बर्नौली ने क्या कहा था कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला NCR, पी की पावर R और क्यू की पावर N-R। तो बच्चों ये होगी 50C5, ठीक है, 50 बार उछाला है और 5 बार चाहिए। 50C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 50 - 5 45। तो बच्चों ये जो 50C5 है, 50C5 जो है ये बहुत बड़ी डिजिट देगा आपको, बहुत बड़ी डिजिट देगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट आ रही है तो आप उसको वैसे का वैसा ही लिख दो, 50C5 और ये आ गया बच्चों 1/2 की पावर 50, 2 की पावर 5, 2 की पावर 45, तो 2 की पावर, ठीक है, इतना लिख दोगे तो भी सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, जब एक सिक्के को 50 बार उछाला गया, उस कंडीशन में 5 बार हेड आया, तो हमने हेड आने की प्रोबेबिलिटी को सफलता लेके चले, पी मान लिया उसको 1/2 और असफलता को क्यू मान लिया 1/2। तो इस बर्नौली थ्योरम पे एक क्वेश्चन आता ही आता है अपने फाइनल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए और आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगी समझ। हाँ जी बच्चों, 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी देखो बच्चे, 13.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, 13.4 का जो फर्स्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी का टोटल देखो, px का टोटल देखो क्या है, 0.4 0.4 0.2 कितना हो गया, 0.4 0.4 0.2 1 हो गया। इसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल है। उसने पूछा है कि ये रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है या नहीं, जी हाँ है पॉसिबल, ठीक है क्या। सेकंड वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर माइनस के अंदर एक प्रोबेबिलिटी गिवन है और माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है क्या। थर्ड के अंदर बच्चों टोटल कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, 0.9 आ रहा है। तो एक तो ये रीजन है नहीं होने का, और जो y वेरिएबल है वो नेगेटिव दे रखा है ना, ये रीजन नहीं है। रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, आई बात समझ। यादृच्छिक चर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे यादृच्छिक चर ऐसे पूछ ले कि एक सिक्के को 5 बार उछाला, ठीक है, या 2 बार उछाला, मान लो 3 बार उछाला, 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या इवेंट आता है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड खोते क्या कर रहे हैं। वो कहे कि चितों की संख्या, आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स है, यानी कि चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। तो यहां पर पहले नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 3 और टेल कितने हैं 0, तो 3 - 0 3,
ये आपका रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या 2 माइनस 1 1 आ रहा है। यहाँ पर 2 माइनस 1 1 आ रहा है। यहाँ पर है 2 माइनस 1 1 ही आ रहा है अभी चितों की संख्या। लेकिन जब अपने ये वाला इवेंट लिखेंगे टेल 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 और TTH, तो यहाँ पर देखो हेड की संख्या कितनी है 1, टेल की संख्या कितनी है 2, तो 1 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस के अंदर आ गया ना। तो रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर जो है नेगेटिव हो सकता है, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी नेगेटिव कभी, और P का टोटल हमेशा 1 ही रहना चाहिए। तो थर्ड वाला नहीं है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है। फोर्थ बच्चों कितना बन रहा है 0.3 0.2 0.4 3 2 5 4 9, और ये 1 से ज्यादा बन रहा है, 1 से ज्यादा बन रहा है बच्चों, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद हैं। 2 गेंद या फिर काली गई, मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। हाँ जी बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। रेड कितनी है बच्चों कलश के अंदर 5, और ब्लैक बॉल कितनी है 2, टोटल होगी 7। ठीक है, 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. x किस चीज को डिनोट करता है, x represent the number of black balls. तो बच्चों x क्या क्या हो सकता है, सिर्फ उसने इतना ही पूछा है। तो क्या काली गेंद कितनी है 2 हो सकती है, जब रैंडमली अपने निकाले 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 भी हो सकती है। जब रेड आएगी तो ब्लैक वाली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बस इतना ही पूछा है। एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल है क्या, यस इट इज, यस एक्स एक संभावित मान ये है ना बच्चे 2 1 0। अगर नहीं हो तो इसमें क्या नहीं हो तो कैसे, अगर नहीं होते रैंडम वेरिएबल ही नहीं होता, वो दिया कुछ और है पूछ कुछ और ले। ठीक है, हाँ उस कंडीशन में। तीसरा प्रश्न पढ़ो। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। बच्चे जब ये काली बॉल जो है कितनी बार आ सकती है, 2 बार आ सकती है, वो तो मैक्सिमम है ना, 1 बार भी तो आ सकती थी और 0 बार भी आ सकती थी। 0 बार का मतलब लाल आ गई उसकी जगह। ठीक है, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अगर एक सिक्के को 6 बार उछाला जाए, ठीक है, तो आपके पास वेरिएबल क्या है x बच्चों, वेरिएबल उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, और नंबर ऑफ टेल। वो पूछ रहा है कि ये रैंडम वेरिएबल हो सकता है क्या। तो देखो जब 6 की 6 बार क्या आया हो, हेड आया है, तो टेल आएगा नहीं आएगा ना, तो x 6 हो सकता है। और अगर 5 बार ये आया है, 1 बार ये आया तो 4, और 4 बार ये आया तो 2 बार ये आएगा, सॉरी सही है, 4 बार ये 2 बार ये है तो 2 आ गया। और बच्चों 2 बार ये है, 2 बार 3 बार ये आया है और 3 बार ये आया, तो बच्चों क्या हो जाएगा 0। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास है 4th क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब हमें प्रायिकताएं याद करनी है बच्चों। पहला है नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, ये मैंने तुमको करवा दिया है। हाँ जी, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, HH HT TH TT। तो बच्चों नंबर ऑफ हेड्स क्या है, x जो रैंडम वेरिएबल लेट कर रहे हैं, x इज नंबर ऑफ हेड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। चित्तों की संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल बच्चों मैंने बनवाई थी ना, ऐसे लिख लिया करो 2 1 0, फिर PI आई था बच्चों, दोनों बार हेड है तो 1 ही है, 1/4, 1 बार हेड है
तो 2 इवेंट है और फिर क्या है 1/4, तो ये फर्स्ट हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बच्चे उसने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, बस जितना कहेंगे उतना ही करेंगे। दूसरा नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन, एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो आएगा बच्चों H H H 8 आएंगे ना, H H T H T H T H H T T T T T H T H T और H T T, 8 परिणाम लिख लिए। अब उसने क्या पूछा है, रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, X इज नंबर ऑफ टेल्स। हाँ जी सही कह रहे हो आप। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना लेते हैं। X क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टेल, पटों की संख्या 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। यहां पर बच्चों एक बात याद रखना, ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किया ना, एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है कि 3 ही होना चाहिए, तो 3 जो है एक इवेंट के अंदर है, ये रहा 1/8। 2 कितने इवेंट में, ध्यान से देखो, ये रहे 2, ये रहे 2, ये रहे 2, ठीक है, तो 3/8 एक बार कब है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3/8 और 0 बार कब है, ये रहा यहाँ पे 1/8। इनका टोटल करके भी चेक कर सकते हो, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 8/8 बन गया, ठीक है। थर्ड है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ये कर लेना बच्चे, 16 बार है, 16, 2 की पावर 4 16 बनेंगे ना, तो ये कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। कुल परिणाम है ये 16। 16 लिखने के बाद बच्चों टेबल वही बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ हेड पूछा है क्या, तो बच्चे वो क्या हो सकते हैं, 4 बार आ सकता है, 3 बार, 2 बार, 1 बार और 0 बार। चारों बार जब आ सकता है तो एक ही बार होगा ऐसा, हेड 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 यानी 1/16, और जब 0 बार होगा तो क्या होगा बच्चों, 1/16। अब इसको मैं बर्नूली से करके दिखाऊं तुमको, देखो बच्चों 3 बार जब आएगा, देखो मैं ये सारे करके दिखा देता हूँ, x बराबर 4 वाला, x बराबर 3 वाला, x बराबर 2 वाला, x बराबर 1 वाला, x बराबर 0 वाला, कितनी बार उछाला है, 4 बार, 16 तो परिणाम आएंगे बच्चे, 4 बार उछाला है। ये हमारे आर होते हैं, ये आर है जो हमें चाहिए जितनी बार, ठीक है। और क्या चाहिए, हेड चाहिए ना, हेड, हेड चाहिए तो सफलता हेड आना है 1/2, और क्यू क्या हो गया, ये भी 1/2 हो गया, बिल्कुल आसान है, समझ लो, पहले नोट बाद में कर लेना। x बराबर 4 के लिए पी ई, फॉर्मूला पहले NCR, p की पावर r, q की पावर n-r, डायरेक्ट लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, 4C4, ठीक है, 1/2 की पावर 4 और इंटू में आ गया 1/2 की पावर 0, 4 - 4 0, ये देखो बच्चों 4C4 1 होता है, ठीक है। ये देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 4 में से 4 गया 0, 4 से 4 कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 1 होता है, याद रखना, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1, 4C4 तो 1 हो गया, 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 और 1/2 की पावर 0 यानी 1, तो 1/16, ये देखो 1/16, ये करते हैं। तो इसका मैं लिख देता हूं, देखो 4C3 1/2 की पावर 3 1/2, 4C3 होता है बच्चों 4, मैंने सोल्व कर दिया, आप सोल्व कर सकते हो, देखो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 4 में से 3 गया 1, 1/2 की पावर 3 1/2, तो ये 1/2 की पावर 4 ही बनेगा हर बार, तो 1/16 लिख रहा हूं डायरेक्ट एक बार। फैक्टोरियल 4 होता है बच्चों, 4 × 3 × 2 × 1 होता है, तो ये 3 × 2 × 1 कट जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। काटना एक बार और सिखाता हूं, ऐसे भी काट सकते हैं, पहले दोनों में से देखो बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, नीचे 3 है, दोनों का अंतर कर लो, 4 में से 3 गया 1, तो बड़े वाले को सिर्फ एक बार ओपन करो, यानी एक बार ओपन का मतलब है फैक्टोरियल 4 को कहां से स्टार्ट हुआ, 4 से, एक बार ही ओपन हुआ ना। अगर मैं कहूं 2 बार ओपन करो तो तुम कहोगे सर 4 × 3, अगर मैं कहूं 3 बार ओपन करो तो 4 × 3 × 2, आगे ना बात समझ। जैसे मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 5 को एक बार ओपन करो, क्या बोलोगे 5, फैक्टोरियल 5 को 2 बार ओपन करो, 5 × 4, समझ गए बात। तो ये 3 से वो कट जाएंगे ना बाकी सारे, तो 4 रह जाएगा, या 4C3 4 होता है, अलग से फाइंड कर लेना।
4/16 ही लिख रहा हूं मैं इसको एक बार, ठीक है, काट नहीं ना, इसका फायदा बताता हूं एक बार। ये 4/16 लिख दिया, x बराबर 2 पे 4c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2, 4c2 यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 4 इसको काट देगा, ये 3 दूनी 6 बन गया, क्या बन गया 6, और ये बटे में आ गया 2 की पावर 4 16, तो ये आ गया बच्चों 6/16। और एक के लिए 4c1, ठीक है, 1/2 की पावर डायरेक्ट लिख दूं 4, फिर से 4c1 होता है बच्चों 4, और ये बटे में आ गया 16, तो ये आ गया बच्चों 4/16। अब ध्यान से देखो 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15 और 1, तो ये कितना बन रहा है इनका समीशन 16/16 बन रहा है, यानी 1 आ गया ना। तो देखो ये बर्नौली अप्लाई कर दी इसके अंदर मैंने, आसान है बर्नौली से। फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 2 तक खोल दे। हाँ 4 × 3 नीचे, हाँ 2 से 4 कट गया 2 पे, 2 3 6, कहाँ गया ये रहा, समझ गए। फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, आराम से सीख लो, तुमसे अगर ना हो कैलकुलेशन तो आराम से कर लो। 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 2 2 होता है और ये भी 2 होता है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 रह गया सिर्फ, ये रहा। 4 × 3 तू काटना चाहता है ना इसको ऐसे, तो ये 4 × 3 लिखा जाएगा सिर्फ, क्योंकि दोनों का अंतर 2 आ गया, तो फैक्टोरियल 4 को 2 बार खोल दे, 4 3, अब इस 2 से ये 4 कट गया 2 पे, 2 3 6 आ गया फिर से, ठीक है, नोट करो इसे।